नेक्स्ट है इसमें डेविड ईस्टन का प्रणाली दृष्टिकोण। ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए कुछ दृष्टिकोण है, जिसमें से फर्स्ट है डेविड ईस्टन का प्रणाली दृष्टिकोण, फिर है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, ये आलमंड और पावेल ने दिया है। इसके बाद राजनीतिक विकास दृष्टिकोण और फिर राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण। ये 4 क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग, लेकिन आज जो तुम्हें कराया जा रहा है वो है इनपुट आउटपुट अप्रोच, आगत निर्गत दृष्टिकोण या डेविड ईस्टन का प्रणाली दृष्टिकोण। तो ये जो प्रणाली शब्द है वैसे तो बड़ा साधारण सा है, सिस्टम बहुत ही साधारण लगता है ना, लेकिन यहाँ राजनीति विज्ञान में जो इसका अर्थ है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वो थोड़ा सा अलग है। इतना साधारण भी नहीं है जितना साधारण ही दिख रहा है। ये जो दृष्टिकोण है ये जीव विज्ञान से लिया गया है और जीव विज्ञान में पहले इसका प्रयोग होता था सिस्टम अप्रोच का, कि पूरे सिस्टम का अध्ययन किया जाए। उसके बाद ये समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, बाकी विज्ञानों में लिया गया जिनमें मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो डेविड ईस्टन ने इसको राजनीति के अध्ययन के लिए भी चुना। डेविड ईस्टन ने ये माना कि जो राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत भी तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना है। तो ये जो सिस्टम अप्रोच है, प्रणाली दृष्टिकोण है, वो राजनीति के विज्ञान के लिए भी उपयुक्त है। तो प्रणाली क्या है? प्रणाली का अर्थ ये होता है समग्र, एक संपूर्ण कोई भी, चाहे वो संस्था है चाहे कोई प्रक्रिया है। और प्रणाली में जो प्रणाली शब्द है इसको आसानी से तुम कैसे समझोगे कि जैसे ये दृष्टिकोण जहाँ से लिया गया है जीव विज्ञान से, उन्होंने संपूर्ण मानव शरीर को एक प्रणाली माना है, एक सिस्टम माना है। और संपूर्ण मानव शरीर को हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग अंग हैं, लेकिन वो अलग अलग अंग उस शरीर के अलग अलग अंग होते हुए भी अलग अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर है। अंतर निर्भरता होगी, पहला इसका यही हो गया ना, अंतर निर्भरता, कि जो सभी अंग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा इसमें क्या आ जाता है कि जो सभी अंग हैं मानव शरीर के, ये एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। चोट पैर पे लगी है तो काम तो और भी कोई नहीं होगा चलने के सिवा, चलना तो दुर्भर है ही है, लेकिन और काम भी नहीं होंगे। माने एक अंग का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है। इसी तरह से ही इसमें एक ये और विशेषता आ जाती है कि प्रणाली की अपनी सीमाएं होती हैं। हर प्रणाली अपनी सीमा में कार्य करती है, लेकिन ये सीमाएं जो हैं निर्धारित करनी अपने आप में बहुत कठिन होती है। तो यहाँ डेविड ईस्टन ने ये माना कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी अपने आप में एक प्रणाली है, जिसमें अनेक उप प्रणालियाँ हैं और वो सभी अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं। उसने राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में इस व्यवस्था दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ डेविड ईस्टन ने जो प्रणाली दृष्टिकोण को जिसको अपनाया तो जीव विज्ञान से, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उसने इसको क्रमबद्ध वर्णित किया है। ऐसा नहीं है कि कह दिया कि हाँ ये इसमें भी चल सकता है, क्रमबद्ध उसकी व्याख्या की है। फर्स्ट इसमें आ जाएगा प्रणाली दृष्टिकोण का अर्थ। जो डेविड ईस्टन है वो ये कहता है कि प्रत्येक प्रणाली के कुछ भाग होते हैं और इनकी जो मुख्य विशेषता है वो है अंतर्निर्भरता। हर प्रणाली के कुछ भाग होते हैं और वो सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और ऐसे में जो राजनीतिक प्रणाली है इसमें भी इसके जो भाग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब इसमें पूरे समाज को भी हम एक इकाई मान सकते हैं। पूरा जो समाज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रणाली है, जो व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ी प्रणाली है। उसमें अनेक उप प्रणालियाँ कार्य कर रही हैं और ये सभी उप प्रणालियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं। माने एक प्रणाली में
कोई अड़चन आती है, जिस तरह से हम मशीन चलाते हैं कोई भी, उस मशीन का कोई एक पुर्जा खराब हो जाता है, लेकिन मशीन तो चलनी बंद हो जाती है। क्यों? कि जब तक वो नहीं चलेगा उससे आगे का जो फंक्शन है वो भी नहीं चलेगा। वो अवरोध दूर होगा तब जाकर वो मशीन, वो जो सिस्टम है, अपनी गति पकड़ेगा। तो इसी तरीके से ही डेविड स्टन कहता है कि जो समाज है उसमें अनेक उप प्रणालियाँ हैं और ये उप प्रणालियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और इनका एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। और हर प्रणाली की अपनी सीमाएं भी होती हैं कि अलग अलग हम देखते हैं, राजनीतिक प्रणाली अलग है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। इसी तरह से ही हम सामाजिक प्रणाली की बात करते हैं, उसका ढांचा थोड़ा सा अलग है। हम धार्मिक प्रणाली की बात करते हैं, उसकी सीमाएं अलग हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही समय में, क्योंकि वो अनेक प्रणालियों में काम कर रहा है। एक मजदूर है, मजदूरी करता है, वो उसकी आर्थिक प्रणाली होगी, लेकिन वही मजदूर अपनी वेतन वृद्धि के लिए धरने पे बैठ गया। किसान बैठ गए ना, कहाँ प्रवेश कर गया? वो राजनीतिक प्रणाली में, अपनी सीमा को छोड़कर दूसरी सीमा में प्रवेश कर गया। लेकिन अपनी सीमा उसकी तो फिर भी कायम भी है, वापस वो फिर उसी में ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो सभी प्रणालियां हैं, इनकी सीमाएं निश्चित करना अपने आप में बहुत कठिन है कि व्यक्ति कब कौन सी प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहा है, कब वो एक प्रणाली को छोड़कर दूसरी प्रणाली में चला जाता है और कब वापस आ जाता है। ये समय निर्धारित करना भी अपने आप में कठिन रहता है, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं सभी प्रणालियों में अपना योगदान देता है। और साथ ही साथ ये जितनी भी प्रणालियां हैं, ये सभी वातावरण के अंतर्गत काम करती हैं। तो डेविड स्टन कहते हैं कि जब हम राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं, तो राजनीतिक प्रणाली का हमने अकेले अध्ययन कर लिया तो वो अध्ययन अपने आप में अधूरा है। राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करते हुए हमें समाज में जो अन्य उप प्रणालियां हैं उनका भी अध्ययन करना है। बात वही की वही है जो पीछे तुम पढ़कर आए हो, लेकिन शब्दों का हेरफेर है। अन्य जो उप प्रणालियां हैं समाज की, उनका भी अध्ययन करना है कि वो कहाँ कहाँ राजनीतिक प्रणाली को कितना कितना प्रभावित कर रही है और कितना कितना उससे प्रभावित हो रही है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक प्रणाली संबंधी डेविड स्टन के विचार। इसमें आपको डेविड स्टन की ये डेफिनेशन देनी है और उसकी व्याख्या करनी है। डेफिनेशन है, राजनीतिक प्रणाली समाज में अंतर क्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा मूल्यों की बाध्यकारी एवं सत्तात्मक व्यवस्था लागू की जाती है। मूल्यों की बाध्यकारी एवं सत्तात्मक व्यवस्था लागू की जाती है। यहाँ जो डेविड स्टन मूल्य शब्द का प्रयोग कर रहा है, मूल्य का अर्थ क्या है? दृष्टिकोण, विचार, यही है ना। इसका अर्थ प्राइस तो नहीं है किसी वस्तु का, लेकिन यहाँ डेविड स्टन जो मूल्यों की बात करता है वो मूल्य का अर्थ लेता है कि जो नीतियाँ, जो निर्णय, जो उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली ने निश्चित किए हैं। मूल्य क्या है? राजनीतिक प्रणाली के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक प्रणाली जो नीतियां बनाती है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो निर्णय लेती है, वो सारे राजनीतिक प्रणाली के मूल्य हैं। और साथ ही साथ इसमें एक शब्द आता है, मूल्यों की बाध्यकारी एवं सत्तात्मक व्यवस्था। बाध्यकारी का अर्थ क्या होता है? जिसका पालन करना अनिवार्य हो। सत्तात्मक व्यवस्था माने सत्ता द्वारा, सत्ता क्या हुई? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था ने
जो नीतियाँ, जो उद्देश्य, जो निर्णय निश्चित किए हैं, जो निर्णय शासन व्यवस्था ने लिए हैं, जो नीतियाँ लागू की हैं, जो उद्देश्य निश्चित किए हैं, कोई भी व्यक्ति उनसे बाहर नहीं हो सकता। शासन व्यवस्था द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, यदि कोई उनकी पालना नहीं करता तो बाध्यकारी माने सत्ता उनसे पालन कराएगी। कैसे? इसके लिए दंड विधान की व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति सत्ता द्वारा, शासन व्यवस्था द्वारा, सत्ता माने जिनके पास राजनीतिक शक्ति है, वैध राजनीतिक शक्ति, शासन व्यवस्था क्योंकि उसके पास राजनीतिक शक्ति है, उसके अंतर्गत जो निर्णय लागू करने हैं, जो नीतियाँ लागू करनी हैं, वो यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा नहीं मानी जाती तो ऐसे में सत्ता बाध्यकारी माने अपना दमन कार्य कर सकती है, दंड की व्यवस्था कर सकती है। वो दंड कैसा भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और आर्थिक भी हो सकता है। तो माने दंड के माध्यम से, दंडात्मक व्यवस्था के माध्यम से जो सत्ता है वो अपने मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करती है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इसमें वातावरण संबंधी प्रभाव। वातावरण का अर्थ क्या होगा कि कोई भी प्रणाली है, कोई भी सिस्टम है, वो किसी न किसी वातावरण के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो यहाँ डेविड स्टीन ने वातावरण को भी दो भागों में बांटा है, एक आंतरिक वातावरण, प्रणाली के अंदर का वातावरण, और एक बाह्य वातावरण। तो इसमें डेविड स्टीन कहता है कि आंतरिक वातावरण के अंतर्गत माने समाज में जो राजनीतिक प्रणाली कार्य कर रही है, वहाँ अन्य और प्रणालियाँ भी हैं, उप प्रणालियाँ भी हैं, सभी कार्य कर रही हैं। तो ऐसे में वो जो उप प्रणालियाँ हैं वो राजनीतिक प्रणाली को कैसे प्रभावित कर रही हैं, माने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक जितने भी तरह की उप प्रणालियाँ हैं उनका राजनीतिक प्रणाली पर क्या प्रभाव है। यहाँ डेविड स्टीन कहना क्या चाहता है कि एक सिस्टम को यदि हम विश्लेषित करना चाहते हैं, हम किसी सिस्टम का, किसी व्यवस्था का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो विश्लेषण के लिए हमें व्यापकता देखनी होगी, एक प्रणाली का दूसरी प्रणाली पर प्रभाव देखना होगा, एक प्रणाली की दूसरी प्रणाली पर निर्भरता देखनी होगी। माने समग्र का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, व्यापक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक जो विश्लेषण है वो अपने आप में अधूरा रहेगा। तो यहाँ आंतरिक वातावरण क्या है? अन्य प्रणालियों का राजनीतिक प्रणाली पर या अन्य उप प्रणालियों का राजनीतिक प्रणाली पर जो प्रभाव है और जो निर्भरता है उसका व्यापक अध्ययन करना है, माने समग्र रूप में अध्ययन करना है। ठीक वैसे ही कि यदि हम मनुष्य को एक इकाई मानते हैं तो मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन करना होगा। केवल उसकी उंगलियां देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये मनुष्य ऐसा है। उसके शरीर की जो संरचना है, उसके शरीर के जो कार्य हैं, फिजिकली फिट है या नहीं है, वो कौन सा टेस्ट होता है जिसमें वो बॉडी मशीन के अंदर जाता है? MRI, CT स्कैन तो सिर्फ ब्रेन का हो, उसमें पूरे शरीर का आ जाता है ना कि कहाँ अवरोध है। बीमारी जब डॉक्टर को समझ नहीं आती तो लास्ट टेस्ट मेरे हिसाब से यही होता है कि पता लग जाए कि ब्लॉकेज क्या है या अंदर क्या दिक्कत है। तो माने MRI जरूरी है। तभी जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो रिसर्चर है, वो पूरी व्यवस्था का सही अध्ययन करके, सही आंकड़े इकट्ठे करके, विश्लेषण करके कोई सिद्धांत स्थापित कर सकता है। ये तो हुआ आंतरिक वातावरण। इसके अलावा उसने और कौन सा वातावरण बताया है? बाह्य वातावरण। कि जो राजनीतिक प्रणाली है, बाह्य वातावरण में क्या आएगा? दूसरे देशों के साथ संधियां, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये क्या है? बाह्य वातावरण। ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करती है। राजनीतिक प्रणाली अपने तरीके से कार्य कर रही है, समुद्री चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आतंकवादी आ गए,
या सीमाओं की रक्षा के लिए ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ गई, सीमाएं असुरक्षित हो गई, या किसी देश से व्यापार के लिए या किसी अन्य वजह से कोई संधि करनी पड़ गई, प्रभाव किस पर आया? प्रणाली पर आया ना। लेकिन वो प्रणाली के अंदर का नहीं था, वो बाहर का है। आतंकवादी आए, दूसरे देश ने भेजे, लेकिन खलल कहाँ पैदा करा उन्होंने? व्यवस्था कहाँ की बिगाड़ी? प्रणाली की, प्रणाली को डिस्टर्ब किया। तो बाह्य वातावरण कैसे किसी राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करता है, वो भी रिसर्चर को ध्यान में रखना है, तभी वो प्रणाली का समग्र रूप से सही तरीके से अध्ययन कर सकता है और किसी सिद्धांत की स्थापना कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी आपको कल कराएं।